दोस्तों, मैं अजय चौधरी और आप लोग देखना शुरू कर चुके हैं हमारा यूट्यूब चैनल करियर जंक्शन। हम लोग पिछली क्लास में जो पढ़े थे, पॉलिटी की क्लास हम लोग की चल रही थी। पिछली क्लास में हम लोग जो है धार्मिक स्वतंत्रता तक हो गया, यानी अनुच्छेद 28 हो गया था। आज हम लोगों को पढ़ना है, यानी जो आज का है वो है अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण। देखिए दोस्तों, इसमें दो अनुच्छेद आते हैं। एक अनुच्छेद होता है आपका अनुच्छेद 29 और एक होता है आपका अनुच्छेद 30। दो पढ़ने हैं। इसमें देखिए, ये 5वां मूल अधिकार है हमारा। हमने आपको बताया था कि टोटल मूल अधिकारों की जो संख्या है वो कितनी है, 6 है। पीछे जो हम लोगों ने देखा, यानी जो पीछे पढ़ रहे थे हम लोग, उसमें पिछली क्लास में हमने देखा अनुच्छेद 19, हमने इसमें बताया था 6 प्रकार की स्वतंत्रता मिली हुई है। दूसरा 20, दो से सिद्ध का अधिकार हमने आपको बताया था। तीसरा 21 जीवन का अधिकार। फिर था आपका 21A बच्चों के यानी बालकों को शिक्षा का 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को शिक्षा का अधिकार था। 22 गिरफ्तारी से संरक्षण। 23 शोषण के विरुद्ध अधिकार। 24 जो आपका था बालकों का नियोजन से संरक्षण था। और 25 से लेकर के 28 जो था वो आपका, यहाँ 23 से 24 ये चौथा था, ये इतना तीसरा था, और ये जो आपका चौथा था, ये वाला चौथा था 25 से। देखिए, ये तीसरा मूल अधिकार था आपका, दूसरा मूल अधिकार था, ये तीसरा, ये चौथा, और ये 5वां आपका जो है वो लिखा हुआ। 25 में था आपको धार्मिक स्वतंत्रता थी। 26 में धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता। 27 अनुच्छेद जो है इसमें यह था कि जो धार्मिक कार्य में खर्च किया जाएगा उसको करों से स्वतंत्रता मिली हुई थी। और 28 में क्या था, शिक्षण संस्थानों में धार्मिक कार्यों में उपस्थित होने से स्वतंत्रता। ये सब पीछे क्लास में हम लोगों का हो चुका है, यानी सब पिछले क्लास में हम लोग पढ़ चुके हैं। आज जो हम लोग को पढ़ना है वो हम लोग का 5वां मूल अधिकार पढ़ना है, अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण पढ़ना है। पहला जो हम लोग का 2 है वो है अनुच्छेद 29। देखिए, अनुच्छेद 29 जो है ये अल्पसंख्यकों को उनके भाषा, लिपि तथा संस्कृति को संरक्षित रखने का या सुरक्षित रखने का अधिकार प्रदान करता है। किसको? अल्पसंख्यक को। किसको? अल्पसंख्यक को। अब बात ये आती है, यानी अनुच्छेद 29 जो है अल्पसंख्यकों को भाषा, लिपि, संस्कृति एवं उनके संस्कृति को सुरक्षित रखने का अधिकार प्रदान करता है। किसे प्रदान करता है? अल्पसंख्यकों को। एक प्रश्न यहाँ पे आता है कि अल्पसंख्यक किसे कहेंगे? अल्पसंख्यक, देखिए यहाँ पे जो अल्पसंख्यक का आधार है भारतीय संविधान में बताया गया है वो है धार्मिक और भाषाई आधार पर। यानी धार्मिक जो, अब देखिए यहाँ से 2-3 क्वेश्चन बनता है, इंपॉर्टेंट है। पहला कि अधिकार किसको है? अल्पसंख्यकों को। क्या अधिकार है? अपनी भाषा, लिपि, लिपि मतलब जो लिखना होता है हम लोगों का, तथा संस्कृति को संरक्षित या सुरक्षित रखने का अधिकार। ठीक, किसके अंतर्गत है? अनुच्छेद 29 के अंतर्गत मिला हुआ है। किसको मिला हुआ है? अल्पसंख्यक को। अल्पसंख्यक किसे कहेंगे? बड़ा प्रश्न है भाई, ये भी तो जानना चाहिए कि ये किसे कहेंगे। तो जो अल्पसंख्यक का आधार है भारतीय संविधान में वो है धार्मिक और भाषाई आधार, यानी धर्म और भाषा के आधार पे अल्पसंख्यक का निर्धारण किया जाता है। और एक चीज और ध्यान रखिएगा, बाद में सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया और सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि भाषा, लिपि और संस्कृति को सुरक्षित या संरक्षित रखने का अधिकार अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक दोनों को है।
यानी वर्तमान में सबको, चाहे अल्पसंख्यक हो चाहे बहुसंख्यक है, सबको जो है अपनी भाषा, लिपि और संस्कृति को सुरक्षित रखने का अधिकार दे दिया गया है। लेकिन ये संविधान लागू होने के समय केवल अल्पसंख्यकों को दिया गया था, बहुसंख्यकों के लिए जो ये व्यवस्था नहीं थी। तो 3-4 क्वेश्चन इसमें। पहला तो ये है अल्पसंख्यक के हितों का संरक्षण किस अनुच्छेद में, तो 29 से लेके 30। कितने नंबर का मूल अधिकार है, 5 नंबर का। दूसरा अनुच्छेद 29 में क्या है, तो 29 में अल्पसंख्यकों को अपनी भाषा, लिपि और संस्कृति को सुरक्षित रखने या संरक्षित करने का अधिकार है। तीसरा क्वेश्चन, अल्पसंख्यक का आधार क्या है भारत में, तो धार्मिक और भाषाई आधार है। यानी धर्म और भाषा के आधार पर जो अल्पसंख्यक हैं उनको जो है अपने ये अधिकार मिला हुआ है, यानी वो उनको अल्पसंख्यक कहेंगे। दूसरा, ये अधिकार किसको मिला, और बहुसंख्यक को भी मिल गया है। लेकिन ये ध्यान रखेंगे ये संविधान लागू होने के समय नहीं था, जब हमारा ये सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो है इसको लागू किया गया। तो ये हो गया आपका अनुच्छेद 29। ठीक, उसके बाद आता है हम लोग का अनुच्छेद 30। ठीक है दोस्तों, अनुच्छेद 30 भी अल्पसंख्यकों के संबंधित है, और 30 भी जो अल्पसंख्यक हैं वहां पे आधार वही है, धर्म और भाषा के आधार पे। लेकिन वहां पे क्या, 30 में क्या है, जो अनुच्छेद 30 है, यानी अनुच्छेद 30, अनुच्छेद 30 जो है वो अल्पसंख्यकों को अपने रुचि के शिक्षण संस्थान के स्थापना का क्या देते हैं, अधिकार देते हैं। अब चाहे शिक्षण संस्थानों की स्थापना कह लें, और चाहे हम कह दें कि अनुच्छेद 30 अल्पसंख्यकों को अपने रुचि के भाषा में या अपनी भाषा में शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार देता है। दोनों चीजें वही आ जाती हैं। ठीक है, यानी चाहे कह ले अपनी भाषा में शिक्षा ग्रहण करने का अधिकार देता है, और चाहे कह ले कि उनको शिक्षण संस्थानों की स्थापना का, दोनों का मोटिव अभी निकल करके वही आता है। ठीक, अब यहाँ पे किसको दिया गया है, अल्पसंख्यकों को। अल्पसंख्यक का आधार क्या होगा दोस्तों, वही होगा आधार क्या, धार्मिक और भाषा। ये कहाँ था, अनुच्छेद 29 में था। ठीक, अब अनुच्छेद 29 और अनुच्छेद 30 में अंतर यह है कि अनुच्छेद 29 वाला जो अधिकार था, यानी अपने लिपि, भाषा और संस्कृति को सुरक्षित रखने का अधिकार, वो अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक दोनों को मिल गया था। परंतु यहाँ पे एक दिक्कत ये है, यहाँ पे यानी अनुच्छेद 30 में ये अधिकार केवल अल्पसंख्यकों के पास है, बहुसंख्यकों के पास ये अधिकार नहीं है। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है हम लोगों के लिए। वो दोनों के लिए हो गया है वर्तमान में, एक सुप्रीम कोर्ट के द्वारा लागू किया गया, एक पहले से लागू था। लेकिन इसमें केवल हम लोग यानी केवल अल्पसंख्यकों के लिए है, बहुसंख्यकों के लिए नहीं है। यानी ये कहता है कि जो अल्पसंख्यक है, आधार वही होगा, धर्म और भाषा, वो अपने रुचि के शिक्षण संस्थान को स्थापित कर सकते हैं, या अपने रुचि के यानी अपनी भाषा में जो है वो शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं। ठीक, और इसी के अंतर्गत इनको शिक्षण संस्थानों की स्थापना का भी अधिकार मिल जाता है। दूसरा इसमें क्या है कि इसमें कहा गया है कि राज्य जो धन देता है अल्पसंख्यकों को या धन अर्जन करने का होगा, वो बराबर होगा, यानी राज्य इसमें किसी प्रकार का कोई विभेद नहीं करता है। इनको अपने धन अर्जन का भी अधिकार होगा, किसको, जो अल्पसंख्यक समुदाय होगा, जो शिक्षण संस्थानों की स्थापना होगा, उसको चलाना भी होगा। यहाँ पे देखिए, लेकिन एक चीज एक इंपॉर्टेंट है कि जो हमने अनुच्छेद 15 में आपको हमने बताया होगा, शिक्षण संस्थानों में, यानी जो शिक्षण संस्थान है, यहां पर एक क्या था, आरक्षण था। क्या था यहाँ पे, आरक्षण था। यहाँ पे क्या था कि ओबीसी, एससी और एसटी को आरक्षण मिला हुआ शिक्षण संस्थान अनुच्छेद 15 की, ध्यान रखिएगा, अनुच्छेद 15 के अंतर्गत शिक्षण संस्थानों में है, अनुच्छेद 16 के अंतर्गत सरकारी नियोजन में या सरकारी नौकरियों में है। ठीक, लेकिन जब ये बात अनुच्छेद 30 पे आती है, तो यहाँ पे ये जो आरक्षण की व्यवस्था है, आरक्षण की व्यवस्था यहाँ पे लागू नहीं होती।
ये बात यहाँ पे आ जाती है कि आरक्षण की व्यवस्था यहाँ पे लागू नहीं होती, यानी यहाँ पे ओबीसी, एससी और एसटी वाला नियम लागू नहीं होता। लेकिन एक बात यहाँ पे आ जाता है कि यदि ये संस्थान चाहे तो 50% सीटें अपने समुदाय के लिए संरक्षित कर सकते हैं। तो आप जितने अल्पसंख्यक कॉलेज देख लीजिए, वहां पे ये होता है कि यदि ये चाहे तो 50% सीटें जो है अपने समुदाय के लिए, यानी जिस समुदाय यानी जिस अल्पसंख्यक वर्ग का वो शिक्षण संस्थान होगा, वहां पे 50% सीटें जो है ये अपने लिए संरक्षित कर पाएंगे। किसमें है? अनुच्छेद 30 में। यानी समान वाला आरक्षण वाला नियम नहीं लागू होता, लेकिन यहाँ पर भी इनके लिए सीटों के आरक्षण की बात की गई। तो 2 क्वेश्चन इसमें है। पहला, अल्पसंख्यकों को अपने रुचि के शिक्षण संस्थानों की स्थापना या अपने रुचि में शिक्षा ग्रहण करने का अधिकार किसमें है? अपनी भाषा में, तो अनुच्छेद 30 में। किसको मिला हुआ है? अल्पसंख्यक को। आधार क्या है? धार्मिक और भाषा आधार है। ठीक, इसके बाद हम लोग आते हैं, देखिए ये 30 हो गया, 29 हो गया और 30 हो गया। यहाँ पे एक अनुच्छेद आपको शुरू में बताए थे, यानी जब मूल अधिकार हमारा शुरू हो रहा था तो एक अनुच्छेद हमने बताया था आपको, अनुच्छेद 31। अनुच्छेद 31 में क्या था? संपत्ति अर्जन का अधिकार। यानी अनुच्छेद 31 में संपत्ति अर्जन का अधिकार था। अनुच्छेद 31। अब देखिए इसमें था संपत्ति अर्जन का अधिकार। अर्जन मतलब होता है रखना होता है। ठीक, अब देखिए यहां पर क्या किया गया कि इसमें एक था, यानी जो संपत्ति है, यानी संपत्ति का जो स्वामित्व है वो मूल अधिकार था हमारा अनुच्छेद किसके? 31 के अंतर्गत। यानी इसे राज्य जो है, आपको पता है मूल अधिकार राज्य छीन नहीं सकती, तो ये संपत्ति का अधिकार मिला हुआ था। इसमें 2 प्रकार के इसमें बाद में जो पहला संविधान संशोधन था उसके द्वारा 2 चीजें जोड़ी गई। एक जोड़ा गया इसके अंतर्गत, वो था हमारा अनुच्छेद 31 ए, यानी 31 का पहला उपखंड। इसमें ये था, ये कहा गया कि यानी अनुच्छेद 31 में ये कहा गया कि अगर संपत्ति यानी किसी राष्ट्रहित के मुद्दे पर या किसी राष्ट्र में विकास के लिए कोई कार्य किया जाता है और उस कार्य में अगर किसी संपत्ति का अर्जन किया जाता है तो वो अर्जन जो होगा अनुच्छेद 14 और अनुच्छेद 19 का उल्लंघन नहीं माना जाए। पहले में कहा गया, यानी 31 ए में कहा गया कि अगर हम यानी राज्य कोई किसी संपत्ति का अर्जन करता है राष्ट्र के विकास कार्य में करने के लिए, यानी इसको एक्वायर करता है, और अगर उस एक्वायर मतलब उस प्रक्रिया में अनुच्छेद 19 और 14 का उल्लंघन हो रहा है, या 14 और 19 का उल्लंघन हो रहा है, आपको पता है मूल अधिकार है दोनों, तो ऐसी स्थिति में उसे मूल अधिकार का उल्लंघन नहीं माना जाएगा। ठीक, ये आपको पता, अनुच्छेद 13 में बताया था कि यदि कोई विधि आपके मूल अधिकारों का उल्लंघन करती है तो उल्लंघन की सीमा तक शून्य माना जाएगा। इसमें वही कर दिया गया कि अगर मान लीजिए कि संपत्ति के अर्जन में कहीं मूल अधिकार का उल्लंघन हो गया तो उसे 14 और 19 का उल्लंघन नहीं माना जाएगा। दूसरे भाषा में कह ले तो वह मान्य होगा, यानी उसे शून्य नहीं किया जा सकता। दूसरा इसमें किया गया अनुच्छेद 31 बी या 31(2) कर लीजिए, दूसरा उपखंड इसमें यह कहा गया, देखिए एक सूची है 9वीं अनुसूची, कौन सी अनुसूची? 9वीं अनुसूची। और यह कहा गया कि 9वीं अनुसूची में संपत्ति के अर्जन या संपत्ति से संबंधित कोई विधि अगर इसमें डाल दी जाती है तो न्यायालय उसकी समीक्षा नहीं कर पाएगा। दोस्तों ये सब इसलिए हो रहा था क्योंकि इसी समय एक चला था जमींदारी उन्मूलन कानून, यानी जिनके पास जमीन ज्यादा थी उनसे लेकर के जिनके पास नहीं थी उन्हें दी जा रही थी। और चूंकि अनुच्छेद 31 हमारा संपत्ति का अधिकार था तो मूल अधिकार का उल्लंघन हो रहा था। और अनुच्छेद 31 कहता है या संविधान कहता है या अनुच्छेद 13 कह लीजिए आप, कहता है कि मूल अधिकारों का अगर उल्लंघन होता है तो उल्लंघन की सीमा तक किसी विधि को शून्य माना जाएगा। अब जब यहाँ पे जमींदारी उन्मूलन किया जा रहा था, जमींदारों के पास जिनके पास ज्यादा जमीनें थी लेकर के जिनके पास नहीं थी उन्हें दिया जा रहा था, तो ऐसे में अनुच्छेद 31 चूंकि हमारा मूल अधिकार था इसका उल्लंघन हो रहा था और इसी उल्लंघन को रोकने के लिए 2 अनुच्छेद जोड़े गए।
कि वो विधि शून्य ना हो। तो इसमें कहा गया कि अगर किसी संपत्ति का अर्जन किया जाता है तो उस संपत्ति के अर्जन की जो विधि होगी उसे 19 और 14 का उल्लंघन नहीं माना जाएगा। और इसमें यह कर दिया गया बी में कि अगर संपत्ति से संबंधित किसी विषय को अनुसूची 9 में डाल दिया जाता है तो उसका समीक्षा न्यायालय नहीं कर पाएगा। यह भी एक इंपॉर्टेंट हो गया, नहीं कर पाएगा तो यानी अब जो है वो गैर कानूनी नहीं होगा, यानी वो विधि जो है मानना सबको अनिवार्य हो जाएगा। ये सब चीजें तो हैं, लेकिन पहले हमने बता दिया है कि वर्तमान में अनुच्छेद 31 हमारे संविधान में नहीं है, मतलब संविधान में है लेकिन मूल अधिकार में नहीं है। हुआ क्या इसको, अगर नहीं है तो हुआ ये कि इसे हमारे 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा, कौन सा संविधान संशोधन, 44वां संशोधन, संविधान संशोधन, ठीक, 1978 के द्वारा इसे मूल अधिकारों की श्रेणी से हटा दिया गया। तो जब मूल अधिकार की श्रेणी से हटा दिया गया तो यानी मूल अधिकार वर्तमान में समाप्त हो गया, और इसे हटा करके यहां से भाग 12 में अनुच्छेद 301 के अंतर्गत इसे विधिक अधिकार बना दिया गया। कौन सा अधिकार बना दिया गया, विधिक अधिकार बना दिया गया। ठीक, अब जब ये विधिक अधिकार बन गया तो आपको पता है कि यह सरकार चाहे मूल अधिकारों का उल्लंघन तो नहीं कर सकती, लेकिन विधिक अधिकारों का उल्लंघन, यानी विधिक अधिकार, अगर कोई अधिकार आपका विधिक अधिकार है तो सरकार क्या कर सकती है कि उसे विधि बना करके आपके जमीन का एक्वायर कर सकती है। तो यहां से इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट ये आपसे ऐसे दे देगा, निम्नलिखित में से कौन से, यानी कौन सा अनुच्छेद वर्तमान में मूल अधिकार नहीं है, तो अनुच्छेद 31 नहीं है। किसे हटा दिया गया, 31 को हटा दिया गया। 31 में था क्या, संपत्ति अर्जन का अधिकार था। कब हटाया गया, 44वां संशोधन, डेट क्या था 78, वर्तमान यानी 1978, वर्तमान में क्या है, तो वर्तमान में विधिक अधिकार है, और किस अनुच्छेद के अंतर्गत, 301 के अंतर्गत। किस भाग में है ये, भाग 12 में है। ठीक, ये है, हम काफी क्वेश्चन यहां से बनते हैं, उसके बाद ध्यान रखिए 4-5 क्वेश्चन बड़े आसानी से बन जाते हैं। ये हो गया। उसके बाद हम लोग का आता है अनुच्छेद 22, सॉरी अनुच्छेद 32। अनुच्छेद 32 हमारा 6वां मूल अधिकार है और अंतिम मूल अधिकार है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अनुच्छेद 32 को ही संविधान की आत्मा का क्या कहा, संविधान की आत्मा। अब देखते हैं अनुच्छेद 32 में है क्या। 6वां मूल अधिकार है अनुच्छेद 32। ठीक, अनुच्छेद 32 में है क्या, तो इसको कहते हैं संवैधानिक उपचार का अधिकार। इसमें है क्या, तो इसमें यह है कि अगर हमारे मूल अधिकारों का उल्लंघन होता है तो अनुच्छेद 32 के अंतर्गत हम सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। यानी अनुच्छेद 32 ये हमें अधिकार देता है कि मूल अधिकारों के उल्लंघन होने की स्थिति में हम सुप्रीम कोर्ट जो है वो, यानी न्यायालय द्वारा इसकी समीक्षा की जा सकती है, और हम कहां जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट। और इसी को संविधान की आत्मा कहा गया है। क्या कहा गया है इसी अनुच्छेद 32 को, संविधान की क्या कहा है, आत्मा। अब बात आता है किसने कहा है, तो इसको कहा है भीम राव अंबेडकर जी ने। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने इसे क्या कहा है, संविधान की आत्मा कहा। ध्यान रखिएगा, बहुत बार पूछा गया है कि संविधान की आत्मा, कि देखिए भाग 3 को भी कहा जाता है, भाग 4 को भी कहा जाता है, लेकिन अगर पूछ ले संविधान की आत्मा किस अनुच्छेद को कहा गया है, तो अनुच्छेद में केवल एक है, अनुच्छेद 32, और किसने कहा है, तो भीमराव अंबेडकर ने कहा है। ध्यान में रखिएगा। ठीक, क्या है इसमें कि आपके मूल अधिकारों का उल्लंघन होने पर अनुच्छेद 32 से अधिकार देता है कि आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, सीधा सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। यह अधिकार हाई कोर्ट भी जाने का है हमारे पास,
और जब आपके मूल अधिकार का उल्लंघन हो और आपको हाई कोर्ट जाना हो तो आप जा सकते हैं अनुच्छेद 226 के अंतर्गत। बहुत बार पूछा जाता है कि मूल अधिकारों की उल्लंघन होने पर कौन सा अनुच्छेद आपको हाई कोर्ट जाने का अधिकार देता है, तो 226। कौन सा अधिकार, कौन सा अनुच्छेद आपको सुप्रीम कोर्ट जाने का अधिकार देता है, तो अनुच्छेद 32। यानी सुप्रीम कोर्ट 32 के अंतर्गत जा सकते हैं, हाई कोर्ट 226 के अंतर्गत जा सकते हैं। यहां पे हाई कोर्ट देखिए, जनरली सुप्रीम कोर्ट के पास ज्यादा पावर है और हाई कोर्ट के पास कम है, लेकिन यहां पर अनुच्छेद 32 और 226 की तुलना करें तो हमें लगता है कि मतलब हमें दिखाई देता है कि सुप्रीम कोर्ट के पास कम पावर हो जाते हैं, हाई कोर्ट के पास ज्यादा पावर। क्यों? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में अगर आप जाते हैं तो ये मानना अनिवार्य, यानी आपके मूल अधिकार का उल्लंघन हुआ और आप सुप्रीम कोर्ट गए अनुच्छेद 32 के अंतर्गत, तो उन पे सुनवाई करना अनिवार्य है। लेकिन हाई कोर्ट चाहे तो सुनवाई करे और चाहे तो सुनवाई ना करे, तो इसीलिए कहा जाता है कि इसके पास थोड़ा सा ज्यादा अधिकार प्राप्त है। एक चीज और है कि सुप्रीम कोर्ट केवल मूल अधिकार के उल्लंघन पर ही रिट जारी कर पाएगा और ये सामान्य विधि पर रिट जारी कर सकता है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे हाई कोर्ट ज्यादा प्रभावशाली हो जाता है और सुप्रीम कोर्ट थोड़ा सा कम प्रभावशाली हो जाता है। जब यहाँ पे आप जाएंगे तो यहाँ पे रिट जारी होता है। क्या जारी होता है? रिट। और रिट के प्रकार होते हैं कितने? 5 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं? 5 प्रकार होते हैं। और ये प्रकार जो 5 प्रकार हैं रिट के, ये इक्वल हैं, चाहे हाई कोर्ट जारी करे चाहे सुप्रीम कोर्ट जारी करे, इनमें कोई अंतर नहीं होता। रिट वही है, प्रभावशाली उतने ही होते हैं। ऐसा नहीं सुप्रीम कोर्ट का है तो ज्यादा हो जाएगा और हाई कोर्ट का है तो कम हो जाएगा, उतना ही प्रभावशाली होगा, मान्य होगा। बस अंतर इतना सा है कि सुप्रीम कोर्ट जाएंगे तो 32 के अंतर्गत और हाई कोर्ट जाएंगे तो 26 के अंतर्गत, 226 के अंतर्गत जाएंगे। ठीक, हाई कोर्ट के पास ये अधिकार है, चाहे तो रिट जारी करे और चाहे ना करे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट को मतलब चाहे सुनवाई करे या ना करे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट को सुनवाई करना अनिवार्य है। कितने प्रकार के? 5। किस अनुच्छेद को कहा जाता है संविधान की आत्मा? 32। आपके मूल अधिकार का उल्लंघन हो तो किस अनुच्छेद के अंतर्गत सीधा हाई कोर्ट जाएंगे? 226 के अंतर्गत। सीधा सुप्रीम कोर्ट किसके? 32 के अंतर्गत जाएंगे। ठीक, अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा किसने कहा है? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने जो है इसको संविधान की आत्मा कहा है। इतना हो गया। अब हम लोग बात करेंगे ये 5 प्रकार की जो है वो रिट पे बात करेंगे। देखिए रिट जो है ये इंपॉर्टेंट है। तो रिट का जो शाब्दिक अर्थ होता है रोकना होता है, और अभी हम देखेंगे कि हमारे जीवन में बड़े उपयोगी है। देखिए ये जो 5 प्रकार के रिट होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार के। एक रिट यानी जो पहला रिट हमारा होता है वो होता है बंदी प्रत्यक्षीकरण। पहला रिट क्या है हमारा? बंदी प्रत्यक्षीकरण। अब बंदी प्रत्यक्षीकरण में क्या है? देखिए इसका जो शाब्दिक अर्थ होता है को प्रस्तुत किया जाए होता है। यानी कि शाब्दिक अर्थ क्या होता है? को प्रस्तुत किया जाए। कब जारी होगा? यानी इसके जारी होने के आधार क्या होंगे? इसके जो जारी होने के आधार होते हैं वो होता है कि जब किसी व्यक्ति को गैर कानूनी तरीके से बंदी बनाया जाए। कैसे? गैर कानूनी तरीके से बंदी बनाया जाए तो इसे जो है क्या कहेंगे? जब इसे गैर कानूनी तरीके से बंदी बनाया जाए, यानी जब किसी, देखिए फिर से देख लेते हैं। पहला रिट क्या है? बंदी प्रत्यक्षीकरण। शाब्दिक अर्थ क्या होता है? को प्रस्तुत किया जाए। किस आधार, यानी इसे जारी करने का आधार क्या होगा? तो जारी करने का आधार होगा कि जब किसी व्यक्ति को गैर कानूनी तरीके से बंदी बना लिया जाए तो इस आधार पे इसे जारी किया जा सकता है। अब गैर कानूनी तरीके से बंदी का मतलब क्या होता है? दोस्तों आप लोगों ने एक अनुच्छेद पढ़ा था, अनुच्छेद 20, और उसमें हमने आपको बताया था
कि किसी व्यक्ति को तभी गिरफ्तार किया जा सकता है जब उसके द्वारा किया गया कार्य अपराध की श्रेणी में आता हो। यानी कोई व्यक्ति है, अगर उसे पुलिस तभी गिरफ्तार कर पाएगी जब उसके द्वारा किया गया कार्य भारतीय संविधान में या भारतीय दंड संहिता में अपराध की श्रेणी में शामिल किया गया हो। और जब वो अपराध की श्रेणी में शामिल किया जाएगा तभी गिरफ्तार किया जाएगा। तो अगर उसने कोई अपराध किया है, यानी कोई ऐसा कार्य किया है जो अपराध की श्रेणी में आता है और गिरफ्तार कर लिया गया, तो उसकी गिरफ्तारी कानूनी हो गई, यानी उसको कोई विधि के अनुरूप गिरफ्तार किया गया। लेकिन अगर कोई व्यक्ति ऐसा कोई काम ना किया हो कि वो अपराध की श्रेणी में आता हो और अगर उसे गिरफ्तार किया जाता है तो वो क्या हो गया, गैर कानूनी हो गया। इसका प्रत्यक्ष उदाहरण आज की घटना है। डॉक्टर काफिल खान गोरखपुर के थे, आपको पता होगा गोरखपुर में 2017 या 18 की बात है, वहाँ पे कुछ बच्चे जो हैं जापानी बुखार से, करीब कुछ बच्चे मतलब 50 से ऊपर बच्चे थे, मर गए थे हॉस्पिटल में। वहाँ जो बच्चों का हॉस्पिटल है वहाँ पर सरकार ने इसकी इंक्वायरी की तो वहाँ के डॉक्टर काफिल खान है, उन्हें गिरफ्तार किया गया और ये कहा गया उनकी लापरवाही से बच्चे मरे। वहाँ ऑक्सीजन की कमी हो गई थी। आप सोच सकते हैं कि मतलब सरकार है और महाराज जी की सरकार है, इनका जनपद गिरी है कौन सा, गोरखपुर। अब गोरखपुर के ही हॉस्पिटल में 50 से ऊपर बच्चे जो है ऑक्सीजन की कमी से जान चली गई। अब दोस्तों उनकी जान नहीं गई, समझ लीजिए कि जो सिस्टम है, सिस्टम ने उनकी हत्या कर दी। क्योंकि ऑक्सीजन कमी हो गया, ये कैसे हो सकता है कि अचानक ऑक्सीजन समाप्त है, आपको पता ना चले, ये लापरवाही ही था। और इस आरोप में डॉक्टर काफिल खान को गिरफ्तार किया गया। बाद में कोर्ट ने उन्हें छोड़ दिया और फिर उन्हें गिरफ्तार किया गया, जो वर्तमान में भारत में उत्तर प्रदेश में चल रहा है कि कोई भी व्यक्ति अगर सरकार की आलोचना करता है तो उसे तुरंत गिरफ्तार किया जाता है। और एक ही ये चीज लगता है एनएस से, ठीक। और आज की बात है कि उन्हें इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जमानत दे दिया और कहा कि इन्होंने जो एक भाषण के आधार पर गिरफ्तार किया गया था और कहा कि इनका जो भाषण है वो किसी प्रकार का उकसावे वाला नहीं है या किसी प्रकार का जो ऐसा कोई भाषण नहीं है जिससे लोगों के आपस में मतलब जो ऐसी टकराहट हो, छोड़ दिया गया। तो उनकी गिरफ्तारी कैसी थी, जब सुप्रीम न्यायालय गया मामला, हाई कोर्ट गया, हाई कोर्ट को लगा कि इनकी गिरफ्तारी गैर कानूनी है क्योंकि इन्हें जो गिरफ्तार किया गया है इन्होंने ऐसा कोई अपराध नहीं किया जो कानून का उल्लंघन करता हो, तो उसी गिरफ्तारी को क्या कहेंगे, गैर कानूनी। और हाई कोर्ट ने आज ही उन्हें जो है, जब ये वीडियो बन रहा है कुछ देर पहले ही कहा कि इनको तत्काल प्रभाव से जो है छोड़ दिया जाए। तो जब किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी गैर कानूनी होगी यानी बंदी बनाया जाएगा, तो उस कंडीशन में बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट जारी होगा। इसका शाब्दिक अर्थ होता है को प्रस्तुत किया जाए और उसे छोड़ दिया जाएगा। अब बात यह आता है कि कब जारी नहीं हो सकता, बहुत सिंपल है ये, कब जारी नहीं हो सकता। और जब ये जान गए कि गैर कानूनी है तो जारी होगा, तो कब जारी नहीं होगा, पहला जब कानूनी हो, यही तो है, और दूसरा जब न्यायालय या पार्लियामेंट और या आपका यहाँ का जो है वो विधान परिषद के अवमानना में उसे गिरफ्तार किया गया हो, ऐसी स्थिति में जो है, यानी सीधी बात है, जब उसकी गिरफ्तारी कानूनी होगी तब उसे जो है, तब ये वाला रिट जारी नहीं हो सकता। इतना समझ में आ गया। दो चीजें ध्यान में रखना है, केवल 3 बातें सभी रिट में ध्यान में रखिए बस। पहला, बंदी प्रत्यक्षीकरण नाम ध्यान में रखिए, कौन सा रिट है, अर्थ क्या होता है, को प्रस्तुत किया जाए, और ये आधार जान के रखिए किस आधार पे जारी किया जा सकता है, तो जब उसको गैर कानूनी तरीके से बंदी बनाया जाए। चीज ध्यान रखिएगा, ये निजी और सरकार दोनों के खिलाफ जारी हो सकता है। यानी अगर किसी प्राइवेट व्यक्ति ने आपको बंदी बना लिया है तो भी जारी होगा, सरकार ने बनाया है तो भी जारी होगा। पहला हो गया। दूसरे की बात करते हैं। दूसरे की बात है, दूसरा जो है वो है परमादेश। परमादेश का शाब्दिक अर्थ होता है हम आदेश देते हैं।
हम आदेश देते हैं का मतलब क्या है कि इसे देखिए, ये हो गया दूसरा क्या, परमादेश, और क्या है, हम आदेश देते हैं। इसके आधार की बात कर लें, किस आधार पे जो है इसे जारी किया जा सकता है, तो इसे जारी किया जाता है कि जब कोई सार्वजनिक अधिकारी अपने कार्य को करने से क्या कर दे, मना कर दे। आधार क्या है कि जब कोई सार्वजनिक अधिकारी अपने कार्य को करने से मना कर दे। अब देखिए, इसका क्या हो गया, परमादेश, हम आदेश देते हैं, शाब्दिक अर्थ होता है कब जारी किया जाता है, जब कोई, यानी आधार क्या है, जब कोई सार्वजनिक अधिकारी अपने कार्य को करने से मना कर दे। इसमें शर्त यह है कि ये उसी अधिकारी के खिलाफ जारी किया जाएगा जो काम उस अधिकारी के कार्य क्षेत्र में आता हो। मतलब क्या है कि मान लीजिए कि आपको कोई काम करवाना है, मान लीजिए आपके घर पे बिजली नहीं जा रही है और बिजली का कनेक्शन लेना है, तो आप बिजली का कनेक्शन, आपका चूंकि अनुच्छेद 21 के अंदर विद्युत का अधिकार आपका मूल अधिकार है, आप गए बिजली विभाग में और उससे कहा कि हमें कनेक्शन लेना है, उन्होंने मना कर दिया, आप चले गए हाई कोर्ट 226 के अंतर्गत या सुप्रीम कोर्ट 32 के अंतर्गत। तो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट ये चेक करेगा कि आपने जिस अधिकारी के पास गए थे उस अधिकारी को कनेक्शन देने का अधिकार है या नहीं। कहने का मतलब ये है कि उसी अधिकारी के खिलाफ जारी किया जा सकता है जो कार्य उस अधिकारी के क्षेत्र में आता हो, तभी जारी होगा, अदरवाइज ये जारी नहीं होगा। और इसे मंत्रिमंडल व्यवस्था यानी मंत्री कार्यालय या इन सबके खिलाफ जो है जारी नहीं किया जा सकता। क्योंकि दोस्तों नेताओं को तो, नेता अपने लिए हमेशा बच जाते हैं, वो अपने लिए एक आध ढूंढे रहते हैं कि कहां से हमें जो है वो बचा जाए। ये लोग क्या करते हैं कि जहां जहां पर इनके लिए, इनको फंसने के चांसेस हैं, वहां वहां क्या है, ये बच गए। जब ये बीमार होते हैं तो इनके लिए पीजीआई होता है, जब ये बीमार होते हैं तो ये पीजीआई मेडिकल कॉलेज जाते हैं, और जब हम और आप जैसे आम आदमी बीमार होते हैं तो हम अपने पैसे से प्राइवेट कॉलेज में, प्राइवेट हॉस्पिटल में जाते हैं। क्यों? क्योंकि सरकारी हॉस्पिटल में इतना दुर्व्यवहार होता है, वहाँ जगह भी नहीं है, और सरकार तो यही चाहती है, सरकार तो सभी चीज़ें प्राइवेट करना चाह रही है, ठीक है, कर भी रही है, तो हम लोग क्या करें अब। और ये जनता क्या करती है कि जनता ये नहीं देखती कि किस सरकार ने हमारे लिए कितना काम किया, जनता ये देखती है कि जब वोट का टाइम आता है कि कौन कितना हमें बहला ले गया, कौन हमें कितना फुसला ले गया, कौन हमें कितना तोड़ ले गया, जनता इस पे जाती है। और जब इसको देखती है तो वही है, जब आप सही लोगों को वोट नहीं करेंगे तो सही लोग सत्ता में आएंगे नहीं, और जब सही लोग सत्ता में आएंगे नहीं तो सत्ता सुधार नहीं होना है। अब आजकल तो पढ़ने वाले बच्चों के लिए, हम लोगों के लिए तो जो दिक्कतें हैं वो तो आप जान ही रहे होंगे कि आजकल क्या चल रहा है, ठीक। तीसरा क्या है, यानी तीसरा हो गया, 2 हो गया। देखिए दोस्तों, यहां पे आपको हमेशा ध्यान में रखना है कि कौन सा रिट है, रिट का आधार क्या है और उसका शाब्दिक अर्थ क्या है, ठीक। अब यहां पे एक है प्रतिषेध, प्रतिषेध का शाब्दिक अर्थ होता है क्या, रोकना। प्रतिषेध का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है क्या, रोकना, ठीक, रोकना। इसे न्यायालय के केवल न्यायिक और अर्धन्यायिक संस्थाओं के खिलाफ जारी किया जा सकता है, और इसके जारी करने का जो आधार होता है, यानी किस आधार पे इसे जारी किया जाएगा, वो ये होता है जब कोई न्यायालय अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाके काम करता है, तो ऐसे स्थिति में उसे रोकने के लिए इसे जारी किया जाता है। और इसे हम लोग कहते हैं क्या, प्रतिषेध। केवल न्यायिक या अर्ध न्यायिक संस्थाओं के खिलाफ इसे जारी किया जा सकता है। कब जारी किया जाता है, जब कोई न्यायालय अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर के काम करे। जैसे मान लीजिए कि कोई न्यायालय है या डिस्ट्रिक्ट न्यायालय है, डिस्ट्रिक्ट न्यायालय को बिना सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के सलाह लिए किसी व्यक्ति को फांसी देने का अधिकार
नहीं है। और ये क्या कर रहे हैं कि बिना सलाह लिए किसी को फांसी दे दिए, या कोई ऐसा काम या ऐसा मुकदमा जो उनके अधिकार क्षेत्र में नहीं उस पर भी सुनवाई करने लगे, यानी अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाके काम करने लगे। तो इन्हें रोकने के लिए एक रिट जारी होता है जिसे कहते हैं प्रतिषेध, और इसका शाब्दिक अर्थ है रोकना। चौथा क्या है? चौथा है उत्प्रेषण। क्या है? उत्प्रेषण। उत्प्रेषण का शाब्दिक अर्थ होता है सूचना देना। क्या होता है इसका शाब्दिक अर्थ? सूचना देना। देखिए दोस्तों, सूचना देना जो है इसे भी एक बात ध्यान रखिएगा, ये दोनों प्रतिषेध और उत्प्रेषण जो है केवल न्यायिक और अर्ध न्यायिक संस्थानों के खिलाफ जो इसे जारी किया जा सकता है। कई बार पूछा गया है कि कौन से रिट को केवल न्यायिक और अर्ध न्यायिक संस्थानों के खिलाफ जारी किया जाता है, तो प्रतिषेध और उत्प्रेषण। इसका आधार क्या है? इसका आधार है कि जब किसी न्यायालय में, यानी उत्प्रेषण का, जब किसी न्यायालय में कोई मुकदमा या कोई वाद लंबित होता है तो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट को ये अधिकार है कि वो क्या कर सकता है कि उसे एक न्यायालय से दूसरे न्यायालय में स्थानांतरित कर सकता है या अपने पास बुला सकता है। यानी उसके पास ये अधिकार है कि किसी भी केस को एक न्यायालय से उठा करके दूसरे न्यायालय में स्थानांतरित कर दे, चाहे दूसरे में कर दे, चाहे अपने पास बुला ले। आप देखिए, एक मुकदमा, एक केस अभी जल्दी उत्तर प्रदेश में हुआ है। आप लोग एक केस सुने होंगे, उन्नाव का केस था। हमारे चमत्कारी जो सरकार है, उसी चमत्कारी सरकार के चमत्कारी विधायक थे, उनका एक केस था एक लड़की का। तो उन्होंने क्या किया कि उस लड़की का एक्सीडेंट हो गया। बाद में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि उसको लखनऊ से उठा करके दिल्ली मंगवा लिया। तो ये ऐसा है कि जब कहीं ऐसा न्यायालय को लगता है कि वहां पे अगर मुकदमा चला तो ये प्रभावित हो सकता है, तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि उस वाद को एक न्यायालय से दूसरे न्यायालय में स्थानांतरित कर दिया जाता है। तो ऐसी स्थिति में जब किसी वाद को एक न्यायालय से दूसरे न्यायालय में स्थानांतरित करना होता है तो उसके लिए कौन से रिट का प्रयोग होता है? उत्प्रेषण का। और इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है? सूचना देना। 4 हो गया। और जो हमारा 5वां है ये है अधिकार परीक्षा। दोस्तों, अधिकार परीक्षा ये जो हमारा रिट है, यानी ये जो रिट है, इसे अपने कार्यों की स्थिति जानने के लिए जो है न्यायालय के, यानी मान लीजिए कि हमने कोई अपने किसी कार्यालय में कोई आवेदन किया हुआ है किसी काम के लिए, काम नहीं हो पा रहा है और हमें इसके बारे में जानकारी भी नहीं मिल पा रही है कि वो कार्य कहाँ तक हुआ और वो कार्य जो है यानी उस पर सुनवाई कहाँ तक हुई और वो हमारे मूल अधिकारों से संबंधित है। ऐसी स्थिति में हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट अधिकार परीक्षा नामक रिट जारी करती है और इसे व्यक्ति चाहे तो स्वयं रिट दायर करे, यानी हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में दायर करे, या वो चाहे या यानी कोई दूसरा व्यक्ति भी किसी सार्वजनिक मुद्दे के पे जो है वो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में इस प्रकार का जो है वो रिट दायर कर सकता है। तो 5 है। पहला क्या है? बंदी प्रत्यक्षीकरण। शाब्दिक अर्थ क्या होता है? प्रस्तुत किया जाए। कब जारी होगा? जब किसी व्यक्ति को गैर कानूनी तरीके से बंदी बना लिया। दूसरा परमादेश। इसका शाब्दिक अर्थ होता है आदेश। हम आदेश देते हैं। कब जारी होगा? जब कोई सार्वजनिक अधिकारी अपने कार्यों को करने से मना कर दे। प्रतिषेध और उत्प्रेषण, हमको आपको पीछे ही बताया ये कि जो मूल अधिकार मतलब 2 रिट ये ऐसे हैं जो केवल न्यायिक और अर्धन्यायिक संस्थाओं के खिलाफ जारी हो सकते हैं और किसी के खिलाफ जारी नहीं हो सकते। तो ये बहुत बार पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस रिट को केवल न्यायालय के खिलाफ जारी किया जा सकता है? तो किसे जारी किया जा सकता है? प्रतिषेध और उत्प्रेषण को केवल न्यायालय के खिलाफ जारी किया जा सकता है और किसी के खिलाफ जारी नहीं किया जा सकता। किस अनुच्छेद के अंतर्गत ये रिट जारी करते हैं? तो अगर सुप्रीम कोर्ट करेगा तो 32 में करेगा और अगर हाई कोर्ट करेगा तो 226 के अंतर्गत करेगा। कब जारी करेगा? जब किसी के मूल अधिकारों का उल्लंघन होगा। जब मूल अधिकारों का उल्लंघन होता है तो किस अनुच्छेद के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट जाते हैं? 32। और अगर ये पूछ ले हाई कोर्ट तो 226 के अंतर्गत जो है हम हाई कोर्ट
जाते हैं। अब देखिए ये हो गया आपके 6 मूल अधिकार, लेकिन भाग 3 में 3 अनुच्छेद और हैं, बस केवल ऐसे जल्दी जल्दी हम देख लेते हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन पढ़ा रहे हैं तो बता देते हैं आपको। 32 तक हो गया अनुच्छेद, यानी अनुच्छेद 33। 33 में क्या है, जो हमारे सशस्त्र बल हैं, सशस्त्र बल मतलब होता है सशस्त्र बल, यानी जो आर्मी है, पुलिस है, हवा है, बीएसएफ है, ये जो सशस्त्र बल है यानी जो हमारी सेनाएं हैं। अब सेनाओं का मतलब केवल वही आर्मी मत लीजिएगा, सब हो जाते हैं, चाहे वो खुफिया तंत्र हो, चाहे पुलिस व्यवस्था हो, होमगार्ड हो, बीएसएफ हो, सीआरपीएफ हो, सब आ जाते हैं इसमें। इनको क्या किया गया है इसके अंतर्गत, इनको मूल अधिकार से, यानी जो मूल अधिकार है इससे क्या किया गया है, इनको वंचित किया गया, यानी इन्हें मूल अधिकार नहीं दिया गया। किस अनुच्छेद के अंतर्गत, 33 के अंतर्गत। क्यों नहीं दिया गया, कारण है इसके पीछे, क्योंकि देखिए सशस्त्र बलों में यानी सेनाओं में अनुशासन बहुत बड़ी बात होती है, और मूल अधिकार क्या है कि हमें स्वतंत्रता प्रदान करते हैं, अनुशासित नहीं करते, हमें स्वतंत्रता प्रदान करते हैं। जैसे हमारा सोने का अधिकार है, कहीं पर आने जाने की स्वतंत्रता है, वाक्यों अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, जो सेना के लिए उचित नहीं है। इसीलिए क्या किया गया है कि सशस्त्र बलों को मूल अधिकार से वंचित किया गया है। उसके बाद क्या आ जाता है हमारा अनुच्छेद 33 हो गया तो 34 आ जाता है। 34 में यह कहा गया है कि अगर किसी क्षेत्र में आर्मी शासन लागू हो, मार्शल लॉ लागू हो, मार्शल लॉ का मतलब होता है मार्शल लॉ हो सकता है थोड़ा अनसुना शब्द हो, लेकिन आप ये पक्का सुने होंगे कर्फ्यू, यानी जब कहीं शासन व्यवस्था बिगड़ जाती है तो किसी विशेष क्षेत्र में आर्मी शासन या मतलब मार्शल लॉ लागू किया जाए, जिसे हम लोग सामान्य सी भाषा में कर्फ्यू कहते हैं। तो ऐसी स्थिति में मूल अधिकार को प्रतिबंधित किया जा सकता है, यानी यही वाला चीज यहाँ पर भी लागू हो जाए, यानी उस क्षेत्र में किसी भी प्रकार का मूल अधिकार जो है लागू नहीं होगा। इसके बाद क्या है हमारा है अनुच्छेद 35। इसको आप इंपॉर्टेंट लगा लीजिए, बहुत बार पूछा गया। ये क्या है, ये संसद को अधिकार देता है, संसद को मूल अधिकार के या मूल अधिकार को लागू करने का अधिकार देता है। इसको आप लोग इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा, बहुत बार पूछा जा चुका है कि मूल अधिकार के संबंध में कानून बनाने का अधिकार किसे है, तो किसे है, संसद को। या मूल अधिकार को लागू करने का अधिकार किसके पास है, संसद को। संसद को अधिकार किस अनुच्छेद के अंतर्गत मिला हुआ है, 35 के अंतर्गत मिला हुआ है। सशस्त्र बलों को मूल अधिकार प्राप्त है कि नहीं, तो आपने देखा नहीं, किस अनुच्छेद में, 33 में। जब कहीं मार्शल लागू होगा, मार्शल लॉ लागू होगा, तो वहां पे क्या होगा, वहां पे यही होगा कि मूल अधिकार लागू नहीं होगा। किस अनुच्छेद में, अनुच्छेद 34 में। संसद को मूल अधिकार के संबंध में कानून या विधि बनाने का अधिकार कहाँ पे है, अनुच्छेद 35 में। दोस्तों ये था हमारा मूल अधिकार। इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे नीति निर्देशक तत्व। धन्यवाद।